वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए अब वह जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और बिना किसी शर्म संकोच उसमें इजाफा करते जा रहे हैं, वह अकल्पनीय है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर राहुल गांधी इतनी क्षुद्रता पर क्यों उतर आए हैं और इससे उन्हें हासिल क्या हो रहा है। यदि वह अथवा उनके सहयोगी यह समझ रहे हैं कि गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने के लिए किस कदर आतुर रहते हैं, इसका ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण है चीन से सैन्य तनाव घटाने संबंधी समझौते के मामले में उनका बेतुका और तथ्यों की अनदेखी करने वाला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आने के बाद ही राहुल गांधी ने इस समझौते को चीन के समक्ष मोदी का समर्पण करार दिया। शायद उनका इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने नए सिरे से प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बताते हुए यह भी कहा कि गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। हैरानी है कि राहुल यह सब कहते हुए 1962 में चीन की ओर से हड़पी गई जमीन को कैसे भूल गए। पैरा प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर राहुल गांधी केवल उनके प्रति ही अपनी घृणा का परिचय नहीं दे रहे हैं, बल्कि सेना के उन जवानों का भी अपमान कर रहे हैं जो बेहद कठिन हालात में लद्दाख के दुर्गम इलाकों में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि जो सेना अपने पराक्रम से देश के मान की रक्षा करने में लगी हुई है, उसके प्रति कोई भारतीय नेता इस कदर अविश्वास जताए। लगता है सेना पर अविश्वास जताना राहुल गांधी का पुराना शौक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके बेतुके बयान को भूला नहीं जा सकता। चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में तो यह लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सेना के साथ देश को भी नीचा दिखाने की ठान ली है। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नफरत का परिचय देने के लिए सामान्य शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनके रवैये से यही लगता है कि वह फुहड़ता का परिचय देने से बाज आने वाले नहीं, लेकिन कांग्रेस को यह आभास हो जाए तो बेहतर कि वह अपनी हद पार कर रहे हैं। पैरा
महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो, उसका उपयोग वह ना कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सब से भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पैरा, मैं समझता हूँ कि पेटेंट लॉ के पीछे दो सिद्धांत निश्चित है। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है, वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है उसको उसका प्रतिफल तो मिले, लेकिन जो परिणाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं, चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को भी मिले।